नमस्कार। सुनील जी, उम्मीद करता हूँ कि जो संवैधानिक पद पे बैठा हुआ है, वो अपना धर्म निभाए, अपनी निष्ठा के साथ काम करे, ओथ भी लेते हैं कि हम पूरी निष्ठा के साथ करेंगे। अगर निष्ठा के साथ नहीं निभाए, तो महाभियोग भी लाना हो तो महाभियोग में भी टूट हट चाहिए, वो विपक्ष के पास नहीं है, जब तक सत्ता का नहीं खड़ा हो तब तक नहीं महाभियोग हो सकता है, क्योंकि वो बहुमत का सवाल है। फिर अगर सत्ता तो साथ खड़ी है, सत्ता का साथ दे रहा है चुनाव आयोग, तो क्यों सत्ता उसके खिलाफ महाभियोग लाने देगी? अगर ये सारी स्थितियां हैं कि वो नैतिकता भी नहीं मान रहे हैं, बहुमत भी नहीं है, गड़बड़ी किए जा रहे हैं, तो रोकने का क्या उपाय? कैसे रोकेंगे? धन्यवाद रंजय जी। महाभियोग के प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव हमेशा पास होने के लिए नहीं लाए जाते। लाने वालों को ही पता होता है कि प्रस्ताव पास नहीं होगा। मणिपुर को लेकर के जब लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, तो लाने वालों को ही पता था कि अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं होगा, लेकिन सरकार को मजबूर किया गया कि आप मणिपुर पर चर्चा करें, प्रधानमंत्री जी लोकसभा में आकर के उस पर बयान दें। एक 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 नैरेटिव बनता है उससे। नहीं, लेकिन अगर कहीं तो क्या क्या नैरेटिव बना? सिक्किम वाले प्रसंग पे क्या नैरेटिव बना? प्रधानमंत्री वही नैरेटिव हर बार बना देते हैं नहीं और नहीं, मीडिया सवाल वही ये नहीं लेके कि चला जाता आप बनाते हैं और वो बन जाता है, दो अलग चीजें हैं। संसदीय इतिहास का हिस्सा बन जाता है। ये बन जाता है सबसे पहले, पब्लिक डोमेन में बातें आती है। है। आज लेकिन आज इतिहास तो नया, जो इतिहास बना हुआ उसको गलत इतिहास लिख रहे हैं वो बैठ करके रोज। नहीं, वो सवाल है नहीं, जो वर्तमान बताने के लिए तैयार नहीं, वो इतिहास है क्या बताएंगे? ये अलग का विषय है। ये तो वर्तमान छिपाने के लिए हमारा है। हमारे आपके सामने जो घटनाएं हो रही हैं उसके तथ्य बताने के लिए तैयार नहीं है। ये औरंगजेब और अकबर और बाबर के जमाने क्या बात बताएंगे? ये खैर ये अलग का विषय है। नहीं सर, ये इतिहास में, संसद के इतिहास में जाता है। दुनिया भर के लोग शोध करते हैं, उन्हें पता चलता है वो तो बात मैं कह रहा हूं कि यह एक ऐसी चीज आ जाती है कि निर्वाचन आयोग के खिलाफ, उपराष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव आया। यह महसूस करने वाले व्यक्ति के लिए बहुत बड़ी बात है। और आप देखिए कि जब इस तरह की घटनाएं जब अविश्वास प्रस्ताव आया धनखड़ साहब के खिलाफ, तो प्री अविश्वास प्रस्ताव और पोस्ट अविश्वास प्रस्ताव में आप धनखड़ साहब में चेंज पाएंगे, असर पड़ता है। और आज जैसे कि मान लीजिए कि महाभियोग प्रस्ताव आ जाता है मुख्य निर्वाचन आयोग के खिलाफ, तो जो सरकार यह कह रही है कि निर्वाचन आयोग को लेकर के, निर्वाचन आयोग की गतिविधियों को लेकर के बहस नहीं की जा सकती, वो मजबूर होगी चर्चा करने के लिए। विमर्श यह है, और यह स्थिति है कि राजनीतिक दलों के पास क्या विकल्प है? राजनीतिक दलों ने अपनी मांगे रख ली, निर्वाचन आयोग को मेमोरेंडम दे दिया, सड़कों पर उतरे, बिहार बंद का आह्वान किया, आज भी यात्राएं निकाल रहे हैं, मेमोरेंडम दे रहे हैं। और अगर आप इस पे कोई प्रत्युत्तर नहीं देते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि जो संवैधानिक अधिकार और जो संवैधानिक रास्ता उनके पास बचा है, उसके तहत तो कार्रवाई करेंगे। और अगर वो महाभियोग प्रस्ताव लाते हैं, तो मैं तो महसूस करता हूं कि आज ये समय की जरूरत है। निर्वाचन आयोग ने, मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने जिस शब्दावली में कल बात किया, वो शोभा नहीं देता, वो कहीं से उचित नहीं है, उस तर्कसंगत कहीं नहीं कहा है, उसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। जैसे निर्वाचन आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है, विपक्ष का नेता भी एक संवैधानिक संस्था है, संवैधानिक पद, उसके लिए संविधान में इसका उल्लेख है कि वह एक कैबिनेट मिनिस्टर का उसको दर्जा होता है। शैडो गवर्नमेंट की बात की जाती है ब्रिटिश परंपरा में, और आप इस तरह से बात करेंगे कि आप धमकी भरे शब्दावली में बात करेंगे। लोकतंत्र विमर्श और आपसी सहयोग से ही चलता है। अगर कोई आरोप लगा रहा है, विपक्ष का नेता आरोप लगा रहा है, तो निश्चित रूप से है कि आप उसको प्रतिकार करना चाहिए, आपको उसका जवाब देना चाहिए। उस आरोप के बारे में आप कौन सी कार्रवाई कर रहे हैं वो बतानी चाहिए। जितने सवाल लोगों के मन में एसआईआर को लेकर के बने हैं, या हरियाणा, महाराष्ट्र और कर्नाटक के चुनाव को लेकर के जितने सवाल पैदा हो गए हैं आज विपक्ष के नेताओं के आरोप के कारण, उन सभी आरोपों को और उस तरह की सभी शंकाओं को दूर करने की जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग की है। जो करता हुआ निर्वाचन आयोग नहीं दिखाई पड़ रहा है, बड़ा सवाल है। और आप ऐसे तथ्य रख रहे हैं जो आम आदमी स्वीकार नहीं कर सकता। ये कौन सा व्यक्ति स्वीकार करेगा कि आप सीसीटीवी कैमरा, सीसीटीवी फुटेज इसलिए नहीं देंगे कि लोगों की प्राइवेसी खत्म हो जाएगी? फिर सीसीटीवी कैमरे लगे ही क्यों? अरबों रुपया खर्च किया निर्वाचन आयोग ने, और किसकी प्राइवेसी खत्म हो जाएगी? ये इतना स्वीकार किया जा सकता है क्या?
और अगर आप ये कहते हैं कि मशीन से रिडेबल अगर मतदाता सूची लाई जाएगी और इसके लिए मनाही किया सर्वोच्च न्यायालय ने, ये तथ्यात्मक रूप से गलत है। कभी सर्वोच्च न्यायालय ने नहीं मना किया, और सर्वोच्च न्यायालय ने मना किया हो तो अभी जो उसने आदेश दिया है कि आप मशीन रिडेबल, जो जिन लोगों का आपने नाम बिहार के मतदाता सूची से गायब किया है, उनकी मशीन रिडेबल सूची आप प्रकाशित कीजिए डिजिटल फॉर्म में, सब वेबसाइट पर डालिए। आप हर जिले की अलग अलग वेबसाइट बनाइए, हर बूथ वाइज वो लिस्ट आप जारी कीजिए। तो बाकायदा बूथ वाइज बना हुआ, तो मैंने देखा अपने गांव का, मैंने दिखाया भी शुरुआत में इसीलिए। तो अब तो क्यों कहा उसने, इसको पता नहीं है क्या? और जिन लोगों के नाम आपने काटे हैं, जिन वजह से काटे हैं, वो आप बताइए। तो सर्वोच्च न्यायालय के नाम पर भी आप तथ्यहीन बातें कर रहे हैं। जो सवाल इस बात का है, जो लोगों के मन में सवाल है कि मतदाता सूची के बनाने में हेराफेरी हुई, आप क्लियर कर दीजिए कोई हेराफेरी नहीं हुई है। आप इन्होंने क्या एक तर्क दिया जो आरोप लगाने पर कि 1 लाख मतदाताओं को कैसे नोटिस जारी की जा सकती है। अरे बिहार के आपने 8 करोड़ मतदाताओं को नोटिस जारी कर दिया, आपने सबको पैदल कर दिया। बिहार में आज कोई मतदाता नहीं है क्योंकि वहां कोई मतदाता सूची नहीं है, सभी मतदाता, पूरी मतदाता सूची आपने स्क्रैप कर दिया। 8 करोड़ लोगों को कहा जा रहा है कि आप अपने अपने अभिलेख जमा कीजिए, किसी को कम अभिलेख जमा करना है, किसी को ज्यादा अभिलेख जमा करना है। तो जब 8 करोड़ लोगों को अपने अभिलेख जमा करने के लिए कर रहा है, तो 1 लाख लोगों को क्यों नहीं कर सकते हैं आप? और किसी भी संस्था की विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए 1 लाख नहीं 10 लाख लोगों को अगर आपको नोटिस जारी करना पड़ेगा तो आपको जारी करना चाहिए। और आप ये कहते भी हैं कि यह भारत का निर्वाचन आयोग वह निर्वाचन आयोग है जिसके पास दुनिया में सर्वाधिक निर्वाचन कराने वाले कर्मी है, फिर क्या दिक्कत है आपको? और अगर मतदाता सूची में गड़बड़ी होगी, अगर लोगों के मन में संदेह होगा, तो आप एक पारदर्शी चुनाव कैसे करा सकते हैं? और अगर त्रुटिपूर्ण मतदाता सूची से जो चुनाव होगा उसको आप लोगों का जनादेश कैसे कर सकते हैं? ये सामान्य घटनाक्रम नहीं है, ये पूरी सरकार की विश्वसनीयता को लेकर के सवाल पैदा करता है। ठीक है। और गणेश कुमार जी की जो शब्दावली है, गणेश, इस तरह से आप कैसे बात कर सकते हैं भाई? और क्यों करेंगे आप? और अगर, और सबसे बड़ा सवाल, आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है कि आप उस संवैधानिक संस्था के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए हैं। अगर लोगों के मन में यह बात तो कोई ऐसा नहीं कि छुपी ढकी छुपी रह गई। अब तो हिंदू ने एक अच्छा खासा सर्वे छाप दिया कि निर्वाचन आयोग को लेकर के जन विश्वास कितना गिरा है, सबसे निचले पायदान में पहुंच गया है। एक बड़ी चुनौती आपके सामने हो गई कि अगर निर्वाचन आयोग जैसी संस्था को लेकर के लोगों के मन में संदेह पैदा हो रहा है, तो फिर हम कहां जा रहे हैं? फिर हम अपने लोकतंत्र को बचाने के लिए किस दिशा में जा रहे हैं? अपनी लोकतांत्रिक संस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए हमारा किस तरह का संकल्प है? बड़े सवाल है ये राहुल गांधी और गणेश कुमार जी का सवाल नहीं है, यह पूरा का पूरा इस देश के लोकतंत्र का लेकर के एक प्रमुख मुद्दा है ये, और उसमें गणेश कुमार जी की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। और अगर निर्वाचन आयोग या मुख्य निर्वाचन आयोग अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं करते तो उनके पास क्या? उन्होंने धरना दे लिया, मेमोरेंडम दे लिया, बिहार बंद का आह्वान कर लिया, वोट बचाओ अधिकार यात्रा आप इस समय बिहार में निकाल रहे हैं, बावजूद इसके भी आप सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो आपके महाभियोग लाने के अलावा क्या विकल्प है? लेकिन इन घटनाक्रम का असर है। आज अब आप देखिए कि अभी वीडियो वायरल है जिसमें राहुल गांधी ने भी उसको शेयर किया है कि राहुल गांधी कुछ ऐसे लोगों से मिले हैं औरंगाबाद में जिनका नाम मतदाता सूची से कट गया। हमने दिखाया, हमने शुरुआत में दिखाया भी और दिखाया। हाँ, और राहुल गांधी ने उसको ट्वीट भी किया है। उसके बाद राहुल गांधी को टैग करते हुए बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने एक्स पर लिखा है कि कृपया इन लोगों का नाम मतलब एपिक नंबर के साथ निर्वाचन आयोग को उपलब्ध कराने की कृपा करें। निर्वाचन आयोग आज तक इन लोगों के द्वारा दावे किए जा रहे हैं या लगाए जा रहे आरोपों को तत्काल एक मोहर लगा करके वायरल कर देता था कि असत्य या फैब्रिकेटेड जो लगा दे उस पर, इस तरह की एक बात इन्होंने लगा देती थी। आज उस पर उन्होंने जवाब दिया हुआ। सवाल यह है कि जन दबाव प्रमुख चीज है, जनता का विश्वास प्रमुख चीज है, और आपका तंत्र तभी चल सकता है जब आपके प्रति लोगों के मन में विश्वास की भावना हो।
और विश्वास का भाव लोगों में बना रहे, इसके लिए निर्वाचन आयोग को कुछ भी करना पड़े तो करना चाहिए। उसके लिए आप ये तर्क नहीं ले सकते हैं कि 1 लाख लोगों को दिया सकता नहीं लिया सकता। और सबसे बड़ा सवाल आज भी है निर्वाचन आयोग के सामने कि लोगों के मन में उमड़ रहे सवालों का जवाब देना होगा। अगर आप नहीं देते हैं तो एक गंभीर संकट पैदा होगा देश के पैमाने पर। यह एक सवाल राहुल गांधी का, तेजस्वी यादव का या किसी जी का नहीं है, यह पूरे देश का सवाल है, एक आम आदमी का सवाल है। जी ठीक है। प्रफुल्ल भाई, मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ, ये सब तो आप एड्रेस करिएगा ही, जहां जहां कर सके सुनील जी भी करेंगे तो। लेकिन ये बतलाइए कि ये बिल्कुल जो कह रहे थे सैयद भाई, और मुझे ख्याल आया, आपने कहा कि नाम निकालने का प्रोविजन ही नहीं, तो नाम निकालने का प्रोविजन नहीं है था, तभी तो नाम डालने के लिए कि भाई अगर आपका नाम निकल गया है तो कैसे डालें, उसका कोई फॉर्म नहीं है, बल्कि आपको नया फॉर्म भरना पड़ेगा, नया मतदाता बनना पड़ेगा। आप मतलब कल को ये होगा कि धनंजय कुमार जो वोट दे रहा था समझिए 1990 से, उसका सब कट गया और अब नया फॉर्म धनंजय कुमार भरेगा, फॉर्म 6, और बोलेगा कि ये 2025 से आप वोटर हो। तो मतलब जो इतना साल हम वोट दिए वो सब गया पानी में, कोई रिकॉर्ड उसका हम नहीं प्रेजेंट कर पाएंगे। तो ये तो अपने आप में बता रहा है, चुनाव आयोग को खुद से सवाल करना चाहिए कि भाई जब हमने निकाला तो हम कह रहे हैं कि जो जो अपना डॉक्यूमेंट ला के देंगे फिर वापस लाएंगे, तो वापस लाने के लिए फॉर्म 6 भरेंगे। खुद चुनाव आयुक्त ने कहा है कल कि फॉर्म 6 भरेंगे, तो फॉर्म 6 जब भरेंगे तो नया वोटर हो जाएगा। तो ये इसका क्या हल है? और ये जो कह रहे हैं कि वोटर अपना अधिकार किससे मांगे, बताइए भाई प्रफुल्ल जी। जी नमस्कार। देखिए, सबसे पहले तो मैं सुनील सर ने जो कहा कि मशीन रीडेबल वाली बात, वृंदा ग्रोवर ने इस सवाल को उठाया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मशीन रीडेबल फॉर्मेट की बात नहीं मानी थी और उसने सर्चेबल लिमिट फॉर्मेट की बात दी थी, रीडेबल की नहीं, सर्चेबल, जहां आप सर्च कर सकते हैं। दोनों में फर्क है, रीडेबल फॉर्मेट और सर्चेबल फॉर्मेट में। बहरहाल लेकिन वो उससे पर्पस सर्व तो हो ही जाता है। इन्होंने ये कहा कि ये किससे पूछे और महाभियोग क्या बोलते हैं, हटाने का प्रावधान नहीं है, तो कैसे हटा? असल में इन्होंने पूरा का पूरा चुनाव जो मतदाता सूची है उसी को ही स्क्रैप कर दिया, जो कि ये नहीं करने का प्रावधान ही नहीं है। हाँ, तो मतदाता सूची को स्क्रैप करने के बारे में खामोशी है, तो उसको इन्होंने स्क्रैप कर दिया। अब स्क्रैप कर दिया तो अब नतीजा ये है कि अब जो नए सिरे से नाम जाए, उनका भी जिनका नाम पहले से है उनको भी अगर अपना वो डाउनलोड करके साइन करके जमा करना है तो उसको उन्होंने एक एडवाइस ये दिया है, कोई फॉर्म नहीं है बल्कि उनके रिकॉर्ड को ही डाउनलोड करके उसको साइन करके भेजिए, एक साइड रास्ता निकाला गया। उसकी कोई ऐसी वैधता नहीं है। देखिए, इनका जब ये बता रहे थे कि चुनाव आयोग में ही राजनीतिक पार्टियों का जन्म होता है, तो वो भारतीय जनता पार्टी के बारे में बता रहे थे। उसी को सिर्फ राजनीतिक पार्टी मानते हैं क्या? क्योंकि हमारे चुनाव आयोग का गठन तो 1950 में हुआ था, 25 जनवरी 1950 को इसका गठन हुआ था, 26 जनवरी के ठीक पहले और चुनाव के पहले, और 1951 में चुनाव हुआ था। और भारतीय जनता पार्टी का गठन जो है सो अभी चुनाव 1951 में ही हुआ था, ठीक चुनाव के पहले हुआ था इनका गठन। तो इनका गठन हुआ था, हमको लगता है कि अक्टूबर में 51 में, और उसके बाद 4-5 दिन के बाद चुनाव हो गया था। तो भारतीय जनता पार्टी का जरूर जन्म जो है सो चुनाव आयोग के प्रांगण में हुआ था, लेकिन कांग्रेस का जन्म तो क्या राजनीतिक पार्टी नहीं थी जो 1885-84 में ही इसका जन्म हो गया था, तो कांग्रेस पार्टी का राजनीतिक पार्टी नहीं थी। लेकिन इनके दिमाग में तो सिर्फ ये है ना कि भारतीय जनता पार्टी ही पार्टी है। और फिर आगे जो इनके अंतर विरोध आते हैं, रजिस्ट्री, पंजीकृत और गैर पंजीकृत आदि का सवाल उठाते हैं, वो अपनी जगह पर है। पूरा का पूरा दिमाग ही उस सांचे में ढला हुआ है। अब माताओं और बहनों के रिलीज करने की बात, कैसे रिलीज करें? तो क्या ये सलाह दे रहे हैं कि माताओं और बहनों को ऐसी जगहों पर जाने से बचना चाहिए जहां वीडियो से क्या बोलते हैं, सीसीटीवी का सर्विलांस हो, यानी सार्वजनिक जीवन में उनको प्रकट नहीं होना चाहिए माताओं बहनों को? ये क्या सुझाव दे रहे हैं प्रकारांतर से? इसका मतलब तो यही हुआ ना कि आप ऐसी जगह न जाए जहां पर इस तरह की सीसीटीवी की व्यवस्था हो। गजब का हालत है इनका।
दूसरी बात यह है कि जो आप जो कह रहे थे कि नागरिक किसके पास जाए अपना अधिकार पाने के लिए, तो हमारे यहाँ नागरिक जो है सो कोहैबिटेंट, नागरिक आपस में एक दूसरे के साथ रहें, हाथ से हाथ मिला करके हम एक दूसरे के अधिकार को सुरक्षित कर सकते हैं, और यही नागरिक प्रक्रिया है। सीधे स्टेट हमारे साथ नहीं खड़ा हो सकता है, तो यहीं पर नागरिक समाज की जबरदस्त भूमिका होती है कि आप हमको पहचानिए, हम आपको पहचाने, एक दूसरे के, इसको बोलते हैं विटनेस, यानी कि जो आंख पर चढ़ा रहे कि ये धनंजय जी हैं, हम इनको पहचानते हैं और हम इनके साथ खड़े हैं। तो हक हासिल करने का यही तरीका है। एक अगर कहें तो 30 मिनट में कहानी सुना दूं कि हक कैसे हासिल होता है। एक बार मिथ की कहानी है, सुनील सर और हमारे जम्मू सर। एक बार देवताओं राक्षसों ने देवता से शिकायत की कि आप देवताओं के पक्षपाती हैं, वो कितने आराम से रहते हैं और हम लोग हमेशा झमेले में पड़े रहते हैं। तो ब्रह्मा ने कहा, मिथ की है, ब्रह्मा ने कहा कि नहीं, एक ही परिस्थिति में डालता हूं, कल तुम लोग आना, आज से तुम्हारा हाथ नहीं मुड़ेगा। तो अब हाथ नहीं मुड़ेगा तो खाएंगे कैसे? मुंह रगड़ के खाए, ऐसे खाए, ऐसे खाए, लड्डू ऊपर फेंके, मुंह से लुकने गए, नाक पर लग गया, हाथ मुंह धो नहीं पाए, पीछे भी जो हुआ सो हुआ ही। और देवता लोग आए तो एकदम परम पवित्र ढंग से आए, खाए पिए थे, और केस कंघा, हालांकि मेरी तरह नहीं था, मुझसे ज्यादा था, तो केस कंघा करके देवता लोग आए थे। राक्षसों ने कहा कि देखा ना आपने, इन लोगों ने कोई तरकीब भिड़ाई थी जो आपने इनको बताई, और हम लोग देखिए कैसे हाथ ही नहीं मुड़ता, तो खा भी नहीं पाए तो कंघी कैसे करेंगे, ये लोग कैसे किया? तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम लोग एग्जिबिट करो कैसे किया। तो इन लोगों ने दिखलाया अपने हाथ से। देवताओं का, तो देवताओं ने देखा कि जो है सो ऐसे हम आपको खिला रहे हैं, आप हमको खिला रहे हैं, आप मेरा संवार दे रहे हैं, हम आपका संवार दे रहे हैं। तो ये जो कोऑपरेटिव की भावना है, इसीलिए हमारे यहाँ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात जो की गई थी, उसमें तो फेडरलिज्म तक तो जिंदा रहा, कोऑपरेटिव मर गया। अब कोऑपरेटिव का भावना नहीं है, तो सहकारी भाव से ही हम एक दूसरे को हक हासिल कर सकते हैं। तो इसीलिए बांग्ला में ये कहते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर के यहाँ जब जाइएगा ना शांति निकेतन, तो वहां वाह वाह नहीं चलता है, वहां ताली भी नहीं पीटते हैं लोग, एक दूसरे को बोलते हैं साधु साधु बोलते हैं। तो समवाय एव साधु, यही है समवाय एव साधु, समवाय यानी सहकार से ही हमारा सर्वस्व है। जी जी, एक मैं दिखाता हूँ, फिर मैं आता हूँ, एक छोटा सा एक वीडियो दिखाता हूँ, बिहार में क्या चल रहा है, वो भी हमारे साथियों को दिखते रहना चाहिए। ये बिहार का वीडियो है, मतलब जन समुद्र जिसको कहते हैं, जन समुद्र। इन मोहल्लों को मैंने देखा है धनंजय जी, हाँ औरंगाबाद का इलाका है ये। बिल्कुल। अब जो है, तो मैं आप ही से पहले पूछ लेता हूँ, उसके बाद जम्मू भाई के पास आखिर में आऊंगा। ये जो जन समूह है, जन समुद्र इसको कहते हैं, जन समूह नहीं, जन समुद्र कहिए। अब ये बतलाइए कि ये जो राहुल गांधी जिस तरीके से एक माहौल बना दिया है बिहार, तो वो दिखाई पड़ रहा है। क्या आप ये समझे कि एक नई किस्म की क्रांति का दौर शुरू हो गया है? क्या माने कि जो इतना जो नैरेटिव गढ़ा गटर मीडिया को साथ लेकर के, मुझे तो सबसे ज्यादा शिकायत गटर मीडिया से, गटर मीडिया और सारे संवैधानिक संस्थान, पूरा आरएसएस, पूरी बीजेपी, पूरा हिंदू धर्म, कथित हिंदू धर्म के नाम पर हिंदू धर्म के ढेर सारे घटिया बाबा तमाम। अभी तो देखिए, ब्रजभूषण शरण सिंह बोल रहा था रामदेव को कि रामदेवुआ, रामदेव काना। हमने कहा अब सही जगह पहुंचा निशाना, है ना? तो ये जो है, ये सारे बाबा, घटिया बाबा जो बने हुए हैं, और सब यही सिरमौर बने पिछले 15-20 सालों में। देखिए तो लगा कि यही इसी का देश है, इन्हीं बाबाओं का देश है, और कोई अब बचेगा नहीं, बाकी सब भिखारी है। तो ये क्या लग रहा है कि जो जिस तरह से बिहार में जनसमुद्र उमड़ रहा है, और जिस तरह से बिहार में लोग आ रहे हैं, जन जन तक ये बात जा रही है, क्योंकि एसआईआर ने पहुंचा दिया ना, लोगों के नाम कटते न ये सब होता। क्या माने कि अमित शाह जी ने मोदी जी को झटका दे दिया? क्या माने कि चुनाव आयोग अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मार लिया, बल्कि कहिए कि सर
पूरा घुसेड़ दिया चूल्हे के भीतर कि लोग जल के खाकी हो जाओ, आरएसएस को भी निपटा दिया। क्या ऐसा ये सब दिख रहा है या मुझे अतिरेक लग रहा है? नहीं नहीं, राहुल गांधी का जो संविधान बचाओ एक नैरेटिव था, उसका ये विस्तार है और लोगों ने इसको बड़ी गंभीरता से लिया है। और इसलिए कि किसी के कहने की बात नहीं थी। संविधान बचाओ वाले में तो मान लीजिए थोड़े बहुत लोगों के मन में आशंका रही होगी कि एक राजनीतिक विषय हो सकता है, लेकिन ये तो एक ऐसा विषय आ गया कि लोग खुद इसको महसूस कर रहे हैं। उनके नाम कट गए, उनके परिजनों के नाम कट गए, उनके परिजनों में से किसी को मृत घोषित कर दिया गया, किसी को माइग्रेटेड घोषित कर दिया गया, और कोई बता भी नहीं रहा है। उनसे ऐसे ऐसे अभिलेख मांगे जा रहे हैं जो उनके पास ही नहीं है। इस एक हम लोग के श्रोता ने बहुत अच्छी बात कही कि जिसके पास घर नहीं है, जब कहा घर नहीं है, जमीन नहीं है, रोजगार नहीं है, उसके पास पासपोर्ट मांग रहे हैं, उसके पास पासपोर्ट चाहिए। और जिसके पास सब कुछ है, उसके पास उसके माँ बाप का जन्म स्थान का प्रमाण पत्र कहाँ है? हाँ। आप ये आपने एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की, एक ऐसी तरकीब आपने सोची जिससे कि दल विशेष को फायदा हो, या दल और कुछ ऐसे लोगों के नाम मतदाता सूची से कट जाए जिनको आप हटाना चाहते होंगे। यह पूरा का पूरा अभियान इस रूप में लिया गया जिसमें मतदाताओं को कोई मतदाता छूटे न पावे, यह संकल्प नहीं था। यह संदेश गया इस कार्यशैली से कि मतदाता बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम काटे जाने की एक साजिश है। और इसके लिए ऐसा भी नहीं कि लोगों ने कल्पना कर लिया। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि 2 करोड़ का नाम कटेंगे। अरे नाम क्यों कटेंगे भाई? कैसे कर सकते हैं आप अगर ये कहिए कि जो मतदाता सूची है, नहीं, और साथ में कह रहे हैं कि 20 साल का था जमा हुआ। अरे 20 साल करने जमा, उसकी जिम्मेदारी नहीं, नहीं, क्या 20 साल में ऐसा तो हुआ नहीं कि रिवीजन नहीं हुआ? फिर आप जिम्मेदारी तय कीजिए। 20 साल में प्रतिवर्ष, लगभग प्रतिवर्ष रिवीजन होता है मतदाता सूची का। तो आप जो लोग ये रिवीजन कर रहे थे और दिवंगत लोगों का या माइग्रेटेड लोगों का नाम नहीं हटा रहे थे, उनके खिलाफ आप कार्रवाई कीजिए। नारा लगाए थोड़ा हो जाएगा। जिनको आप दिवंगत घोषित कर रहे हैं उनका प्रमाण पत्र लगाइए, जिनको आप माइग्रेटेड बता रहे हैं उनके लिए अभिलेख लगाइए। कि एक लाइन से आपने कह दिया कि नहीं 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 तो है ही नहीं है, कैसे चलेगा वो? जो लोग उसी शहर में रह रहे हैं उनके परिवार के 2 लोगों का नाम है, 2 लोगों का नाम नहीं है। सैकड़ों लोग कह रहे हैं कि उनके फॉर्म उन्होंने भरे ही नहीं और उनका नाम आ गया। सैकड़ों लोग कह रहे हैं कि उन्होंने फॉर्म भरा तब भी नाम नहीं आया। तो जो पूरा का पूरा तंत्र है, और इसके चूंकि इस प्रक्रिया के खिलाफ बीजेपी खड़ी नहीं हुई बल्कि उसके पक्ष में खड़ी दिखाई पड़ी, और जो लोग इस पूरे की पूरी प्रक्रिया को अंजाम दे रहे थे उनकी तरफदारी करती हुई नजर आई। तो जो अविश्वास निर्वाचन आयोग के प्रति पनप रहा था, निर्वाचन आयोग के इस प्रक्रिया को लेकर पनप रहा था, उसका राजनीतिक असर भारतीय जनता पार्टी में ही पड़ा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने उन लोगों के साथ खड़ी हुई नजर नहीं आई जो इस पूरी प्रक्रिया से प्रभावित हो रहे थे। इसलिए नेतृत्व पर सवाल पैदा होने लगा, इसलिए सरकार को लेकर के जनविश्वास में कमी की बात की जाने लगी। अगर बीजेपी इस अन्य राजनीतिक दलों ने इस प्रक्रिया पर सवाल पैदा करते, आप वैसे सवाल जब पैदा भी किया तो आपने राहुल गांधी को टारगेट करने के लिए किया, जो अनुराग ठाकुर ने किया। आप राहुल गांधी को टारगेट कर रहे हैं, इससे नहीं काम चलने वाला था। तो चूंकि लोगों के जनाधिकार मताधिकार छीने जा रहे थे, लोकतंत्र पे हत्या हो रही थी और भारतीय जनता पार्टी चुप थी या उस प्रक्रिया का समर्थन कर रही थी, इसका राजनीतिक नुकसान उसको भी है। जी ठीक है जम्मू भाई, अच्छा हुआ आप आखिर में ज्यादा 2 मिनट 3 मिनट बोल लीजिएगा, लेकिन आप नागपुर के हैं, आरएसएस को देखते रहे हैं, आप तमाम और बातें बता सकते हैं। मुझे ये बताइए कि जो हमने आपको भीड़ भी दिखा दी, सुनील जी ने भी सारी कहानी सुना दी, प्रफुल्ल भाई ने बता दिया, बिहार से खबरें आपके पास आ भी रही होगी, आप कई सारे आंदोलनों में शामिल हुए हैं। क्या आपको लग रहा है जम्मू भाई कि ये जो है बीजेपी के खिलाफ, और मैं बीजेपी के खिलाफ केवल नहीं मानता, ये पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ नहीं है, ये विचारधारा जो आरएसएस लेके खड़ा हुआ है उस विचारधारा के खिलाफ गहरी जो है, गहरी जिसको कहिए कि आक्रोश है, गहरा आक्रोश है लोगों में, क्या ऐसा दिखाई पड़ रहा है? और यह आक्रोश कुछ नया कर देगा ऐसा लग रहा है? मैं छोटी छोटी 2 टिप्पणियां करूंगा। देखिए, अब ये मसला सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं है वोटों का, ये कर्नाटक में हुआ, ये महाराष्ट्र में हुआ,
और भी राज्यों में हुआ, ये यूपी में हुआ। अब जो है अलग अलग राज्यों से किस तरीके से वोटों की हेराफेरी हुई, ये जो मतलब घटनाएं सामने आ रही। ये भी सामने आ रहा है कि एक एड्रेस पे कितने लोग रहते, मतलब नाम थे, मतलब 1,000 लोग, तो वहां जाने के पता चला कोई है ही नहीं। ये बातें अब जो लगता था कि सिर्फ SIR करके सिर्फ बिहार का ही मसला है, ऐसा नहीं है। 2024 के चुनावों के बाद किस तरीके से पूरी चुनाव की प्रक्रिया को प्रभावित किया गया है, और रीवा इस के सांसद भी बता रहे हैं। रीवा का रीवा सांसद बोल ही रहा है कि भाई 1100 कहाँ से आ गए। तो हाँ, वो तो अब अब ये ये हमारे बगल में जो पनवेल है, पनवेल से खबर है कि ढेर सारे हाँ, मतदाता जो है कहाँ से आ गए। तो इसलिए अब ये देश का मसला बन गया है। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूं कि हम लोग सबकी नजर जानी चाहिए राजनीति में क्या हो रहा है। मैं ये देखता हूं कि एक वो नारा लगा था, चौकीदार चोर है। चौकीदार चोर से निकला हुआ नारा वोट चोर तक चले गया है। मतलब वो जो चौकीदार चोर है उसकी पुष्टि किस प्रकार का ये चोर है, तो वोट चोर के रूप में पुष्टि जो हो रही है ये राजनीति में हो रही है। और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी देश में, सिर्फ भारत में नहीं, समस्याओं का हल राजनीति है, और राजनीति की दिशा जो है वो तय होती है उस देश के जनमानस और जनता के प्रत्यक्ष रूप से सहभाग होने से। सिर्फ ड्राइंग रूम में बैठ के चर्चा करके राजनीति की दिशा को हम परिवर्तित नहीं कर सकते और ना ही दिशा दे सकते। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस देश में जो है अब राजनीति सही अर्थों में, यानी 2014 के बाद फिर से शुरू हुई है। उसकी गति क्या है, उसका व्याप क्या है, ये अपनी जगह है, लेकिन जो एक कंसिस्टेंसी है वो कंसिस्टेंसी बनी हुई है। और कहीं ना कहीं ये मतदाता सूची से नाम निकलवा देना, ये मुझको लगता है कि पूरे देश को गैल्वेनाइज करेगा और आम आदमी को संघर्ष में उतारेगा। और जिस दिन आम आदमी संघर्ष में उतरेगा उस दिन इस देश की राजनीति बदलेगी। और आज जिन समस्याओं को लेके हम और आप परेशान हैं, उसका इंतजाम, उसका समाधान सड़क ही निकालेगा। और सड़क का मायने ये है संघर्ष निकालेगा। संघर्ष का मायने ये है इस देश का आम आदमी संघर्ष के मैदान में कूदेगा। इस पर मेरा विश्वास है। जी ठीक है, एक और वीडियो दिखा देते हैं। अब लोग कहते हैं बाहर वाले कि एक बिहारी 100 बीमारी। अरे एक बिहारी जो है बड़ा इलाज कर देता है। अब देखिए कितने बिहारी जमा हो गए हैं। आपको याद होगा रथ भी बिहार ने ही रोका था। ये अडवाणी जी जो रथ लेके चले थे ना, बिहार में ही रुका था। अब ये देखिए, ये क्राउड देखिए खाली, है ना। और इससे आपको समझ में आएगा कि कहाँ है बिहार। दिखाता हूँ, पूरा स्क्रीन पे लाता हूँ। राहुल सावरकर नहीं। ये म्यूजिक बजा देता है गधा, इसको समझ में नहीं आता है क्यों म्यूजिक बजाता है। कॉपीराइट का इशू हो जाता है फट से। भीड़ देखिए। मतलब ऐसे भीड़ है जैसे जैसे लगा कि सब उतर आया। और ये बहुत कुछ 2-4 दिन में और पता चल जाएगा। और हम तो इंतजार कर रहे हैं कि गांधी मैदान में जो सभा होगी सुनील जी, एक हालांकि देखिए मैं गड़बड़ कर दिया, मैंने टिकट ले लिया, मेरा टिकट हो गया 30 तारीख का। अगर मैं 2 सितंबर का टिकट लेता तो ज्यादा अच्छा था। फ्लाइट में साला ये भी दिक्कत है कि वो टिकट कैंसिल कराऊंगा तो पैसा मिलेगा नहीं, बहुत कम मिलेगा। 2 तारीख को अगर आता, 1 तारीख को अटेंड करके, मैं पटना में ही हूँ, 20 तारीख को जा रहा हूँ पटना, 21 से पटना में ही लगातार। तो
बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रफुल्ल भाई, जम्मू भाई और हमारे साथ थे सैयद भाई, आप सबका आभार।